हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रिया ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल अंजनी हिंदी एकेडमी पर। तो आज मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ हिंदी का पेपर। देखिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके हर एक एग्ज़ाम में आपका सक्सेस आपको दिला सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिए, हिंदी के आपको कितने क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं वो सभी चीज़ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हिंदी के पेपर में आए हैं और कैसे आप हिंदी को में बेस्ट स्कोर करके अपने गवर्नमेंट जॉब को अपना कर सकते हैं, यानी कि उस एक सीट को आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह का वीडियो का एग्ज़ाम आपका आया था और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुल मिलाकर के हिंदी के कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, सभी चीज़ों की आज मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। स्पेशली आज हम यहाँ पर हिंदी का पेपर ही सॉल्व करेंगे और भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, पेपर में आते हैं, और ये टॉपिक्स पढ़ के भी आप अपनी उस एक सीट को अपना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको, देखिए कोई भी बच्चा होता है ना, एक स्मार्ट स्टडी वो करता है हर एक पेपर को क्रैक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सबने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, बट कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ कर के हम इजीली अपनी एक सीट को फिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारा कि पहला प्रश्न, देखिए कुल मिलाकर के आपको 50 प्रश्न इस पेपर में आए हुए थे। तो बहुत ही अच्छी बात है कि 50 प्रश्न, मैं कहूँ कि ये आपका जो हिंदी का स्कोर है और भी ये बढ़ने वाला है। 60 तक प्रश्न जो है हर एक एग्ज़ाम में आपको हिंदी के मिलेंगे। ठीक है जी, आने वाले टाइम में यही आपका होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर पहला ही प्रश्न है कि इस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, ये आपको जो है बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ये आप टॉपिक्स ध्यान रखिए, इन टॉपिक्स को मैं आपको फिर से एक विस्तृत क्लासेस में आपके लिए स्पेशल क्लासेस में लेकर आने वाली हूँ। तो यहाँ किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? ए ऑप्शन है यहाँ कुल और बी है यहाँ पर कूल, यानी कि वंश या फिर नदी का किनारा। बी ऑप्शन है बलि या फिर बलि, बलवान या गाय। सी है नागर, नगर, नगर में रहने वाला या मशहूर। डी है अनल, अनिल, अग्नि या फिर पवन। ठीक है, तो यहाँ आपको सही नहीं बताना है। तो कहीं ना कहीं अगर बलि की बात करते हैं, बलि का अर्थ होता है किसी यानी कि व्यक्ति की या फिर किसी जीव की बलि देना, ये कहलाता है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ये हमारा गलत है। कुल का वंश बिल्कुल राइट है, कूल का नदी का किनारा। ठीक है ना, ये आई एम कूल ब्रो। तो इस तरह के जो आप जो है बातें बोलते हैं ना, तो ये आपके ऊपर ही दिया गया है। अगला है बलि, बलि तो ये हमारा रॉन्ग है ही। नागर, नगर में रहने वाला, नगर क्या है? शहर। ठीक है, अनल क्या हुआ? अग्नि, और अनिल क्या हुआ? पावन। तो देखिए पहला क्वेश्चन जिनका बी आंसर यहाँ जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम या फिर चर्म का उचित आपको अर्थ बताना था। देखिए श्रुत सम क्या होता है कि कुछ ऐसे भी शब्द हिंदी में होते हैं जो सुनने में तो समान रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चरम और चर्म, हम चरम बोलेंगे या चर्म, यानी ये बोलने में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। ये वही पता लगा सकता है जिसको मतलब जिसको हिंदी की नॉलेज है ना, चरम और चर्म। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ सुनने में तो जो समान रहते हैं बट जिनका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न रहता है, वो क्या कहलाते हैं? चरम या फिर चरम का आपको सही अर्थ बताना है। देखिए चरम क्या है? अंतिम सीमा, और चर्म क्या हुआ? चमड़ा। ठीक है, चरम क्या है? टूटना या फिर चर्म शाश्वत। चरम क्या है? श्रेष्ठ। चर्म क्या है? शक्तिहीन। चर्म क्या है? चमड़ा, और चर्म क्या है? अंतिम सत्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चरम क्या होता है भाई? अंतिम सीमा, और चर्म चमड़ा। यानी कि सेकंड का जो बच्चे ए आंसर लगा कर आए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए वाक्य पर आधारित प्रश्न आपको दिया गया है। अर्थ के आधार पर जो है वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा रहता है सरल वाक्य,
दूसरा हमारा रहता है मिश्र वाक्य, ठीक है, और तीसरा हमारा रहता है संयुक्त वाक्य। तो ये 3 प्रकार के वाक्य यहाँ पर हैं, तो इनमें से ही आपको बताना है। और अब इनकी मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ भाई, अगर आपका लाइफ में कभी भी, जब भी, जो भी बच्चे लाइफ में इस क्लास को देखेंगे, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो प्रश्न क्या कहता है, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए, जब भी सरल वाक्य होते हैं तो उनमें किसी तरह का ये संयोजक शब्द आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और जो संयुक्त वाक्य होंगे उनमें किंतु परंतु आपको दिया जाएगा। पर जहां पर भी आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, जो आपको मिलेगा, ठीक है, ये जो जैसे ही आपको मिला तो समझ लीजिए मिश्रा जी करके एक ट्रिक मैंने क्लास में बताई हुई है। प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में टॉप 100 नियर अबाउट लेक्चर आपको व्याकरण के विद ट्रिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने यहाँ पर जो लगाकर देख लिया मिश्रा जी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। तो 3 का डी जिस भी बच्चे ने लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चौथा है मुहावरा। टॉप 500 मुहावरे की प्लेलिस्ट में मेरी क्लास पड़ी है, जिस बच्चे ने वो क्लास कर ली तो ये समझ लेना उससे बाहर आपका मुहावरा नहीं जाएगा, उससे बाहर आपकी लकोक्ति नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो घी के दिए जलाना, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, मर जाना, बुराई करना या फिर खुशियां मनाना। तो घी के दिए तभी जलाए जाते हैं जब खुशी होगी, ठीक है। अब जब आपका वीडियो का रिजल्ट आएगा जिस दिन, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए घर में आपके खुशियों के मारे क्या घी के दिए आपके जलाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घी के दिए जलाने की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। आसमान पर चढ़ाना, बहुत शोर करना, ठीक है, अत्यधिक अभिमान करना, अत्यधिक प्रशंसा करना या फिर कठिन काम से प्रेरित होना। वो होता है, अभी हम इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हम अक्सर जो है इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। आसमान सिर पर उठाना जब होगा ना आपका, आसमान सिर पर उठाना, तब आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होता कि बहुत शोर करना। अब ये मुहावरे का क्या अर्थ है, मैंने 500 जो प्लेलिस्ट में मेरी क्लास है ना, तो ये सभी मुहावरे आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आसमान सिर पर चढ़ाना की बात करते हैं तो किसी की अत्यधिक प्रशंसा करना, तो यानी 5 का जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अनार 100 बीमार लकोक्ति का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर सब प्राण सबको प्रिय होते हैं, एक वस्तु के ग्राहक अनेक हैं, संग न होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जिन भी बच्चों का है बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस और हमारे हिंदी के पेपर में आए थे। अब फिर से आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या होगा देखिए। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ठीक है। तो साधारण वाक्य में किसी भी तरह का संयोजक शब्द आपको नहीं मिलेगा, और मिल सकता है तो ये आपके वाक्य पर आधारित करता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। आज्ञार्थक तो है ही नहीं, मिश्रा जी वाले वाक्य जितने भी रहेंगे तो वो मिश्रा जी के मिश्र वाक्य में रहेंगे। तो यहाँ पर किंतु परंतु दिया गया है और ये हमारे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो यहाँ पर आपका 7 का ए ऑप्शन जिन बच्चों का है बिल्कुल करेक्ट है। अगला यहाँ पर पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, यानी कि गद्यांश जिसको हम बोलते हैं। तो ये चीज आप याद रखिए, गद्यांश को करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका हमारा क्या होता है, एक बार फटाफट गद्यांश को पढ़ लिया, और दूसरा तरीका रहता है कि पहले फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ लिया। सेकंड तरीका बहुत बेस्ट रहता है, एक बार आप 4 से 5 क्वेश्चन आपके होते हैं उनको आप फटाफट पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैं आपको गद्यांश करना भी सिखाऊंगी क्लास में। तो जो है चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर क्लास का मिलता रहे, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी और तालिका बनाकर उसका पूरा दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही
उपयोग करना सीख लिया है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, किंतु लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया में सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। ठीक है, तो ये विद्यार्थी और एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया गया है, और जो कि अक्सर मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि समय का सदुपयोग किस तरह से किया जाता है। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, तो अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छिपाते हैं। बी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक समझना चाहिए, तो समय का सदुपयोग कह लीजिए, या फिर समय की कीमत जो है, अगर जिसने समय की कीमत को समझ लिया तो समझ लीजिए वो जो होगा उसकी लाइफ में वो सक्सेस एक ना एक दिन जरूर है। अगला है, कार्य की स्थिति में फलप्रद नहीं होता है समय बीत जाने पर, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इस आधार पर ये कहा गया है। ठीक है, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय की बात करते हैं। तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द शब्दांश से पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और जो शब्द अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अकर्मण्यता दिया गया है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अ आपका उपसर्ग है और ता यहाँ पर प्रत्यय लगा है, तो यानी कि 11 का बी ऑप्शन जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दुनिया में सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है, तो वही बात है कि समय का सदुपयोग आप जैसे जैसे करोगे तो आपकी लाइफ आपको और भी अच्छी जो है लगने लगेगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति से पहले हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होता है। यानी औपचारिक पत्र जब आपको फॉर्मल इनफॉर्मल होता है ना, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। ठीक है, बट यहाँ आपको औपचारिक पूछा गया है कि औपचारिक पत्र की जब समाप्ति होती है और समाप्ति के पूर्व, समाप्ति से पहले हस्ताक्षर और नाम के ऊपर एक कथन लिखा जाता है, तो क्या है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपका प्रिय, यानी कि तो क्या होगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है आपका प्रिय, तो प्रिय नहीं होगा। जब भी हमारे जो औपचारिक होते हैं तो वहाँ पर भवतीय लगाया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, औपचारिक पत्र की समाप्ति, आपका प्रिय मित्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, सादर प्रणाम। तो यहाँ पूछा गया है कि पूर्व समाप्ति से पहले के, समाप्ति के पूर्व जब हस्ताक्षर होते हैं और अपने नाम के ऊपर क्या लिखा जाता है ना। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल राइट है यहाँ पर आपका ये ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है यहाँ, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये जो साहित्य है, साहित्य की भी क्लासेस मेरी प्लेलिस्ट में है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये रैदास की पंक्तियां हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए रैदास की बात करते हैं और कबीरदास की बात करते हैं, दोनों ही हमारे संत कवि कहे गए हैं। ठीक है, सूरदास की बात करते हैं तो ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, तुलसीदास की बात करते हैं तो ये राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तुलसीदास की रचनाओं को याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक मैंने आपको प्लेलिस्ट में दी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको जो है तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं होंगी तो आपको किस तरह से जो है राइट आंसर आपको एकदम सटीक आपको मिलेगा और कैसे आप एकदम उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। अब यहाँ पर रही पूरी वर्णमाला की क्लास मेरी प्लेलिस्ट में है, आप उसको भी देख सकते हैं, वर्णमाला के सभी क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई।
ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या है 15 का, यहाँ पर आपका निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उच्चारण के आधार पर हमारे वर्ग 5 वर्ग हैं, कुल मिलाकर के उनमें 25 वर्ण माने जाते हैं। 5 वर्ग है, 25 वर्ण है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठ। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठ, ये आपके 5 वर्ग हैं, उनका उच्चारण स्थान दिया गया है। कैसे आप याद कर सकते हैं, क, च, ट, त और प, है ना। तो यहाँ पर क से किसका हुआ, कंठ है। ठीक है जी, च से कंठ, तालु, ट से मूर्धा, त से दंत और प से ओष्ठ है। तो ये 4-5 आपके उच्चारण स्थान है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका सही नहीं आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, यहाँ पर च, छ तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। ये देखिए च, अच्छा मूर्धन्य दिया गया है ना, यहाँ पर मूर्धन्य दिया गया है। ठीक है, बट यहाँ पर च का उच्चारण स्थान च, छ, ज, झ। ठीक है, ये आपका तालु होगा। ठीक है जी, ओष्ठ्य की बात करते हैं यहाँ पर प, फ, ब, भ, म, ये आपका ओष्ठ्य हुआ है। कंठ्य की बात करते हैं क, ख, ग, घ, बिल्कुल सही है। वर्तस्य की बात करते हैं तो यहाँ पर नल रस आपका वर्तस्य है। तो देखिए जब च, छ, झ, झ आया है तो इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तो यहाँ मूर्धन्य नहीं होगा, तो च, छ, झ का उच्चारण स्थान यहाँ पर आपका तालु रहता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए किस तरह के आपके क्वेश्चन जो हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल राइट है। अगर यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, वैसे तो ये सभी समूह सही यहाँ पर दिए गए हैं, पर देखिए यहाँ मूर्धन्य की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ट वर्ग रहेगा उसका उच्चारण स्थान यहाँ पर रहेगा। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, हंसपद विराम चिन्ह कौन सा होता है। तो हंसपद विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ हंसपद विराम चिन्ह को त्रुटिपूर्ण विराम चिन्ह, यानी कि जब हमारे से कोई मिस्टेक हो जाती है ना, मिस्टेक होने पर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा योजक चिन्ह है, बिल्कुल राइट होता है। यानी कि विराम चिन्ह है हमारा, योजक नहीं विराम चिन्ह है। ठीक है जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। संयुक्ताक्षर की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए ये चीज आप याद रखिए, संयुक्ताक्षर व्यंजन की बात करते हैं, 4 ही हमारे संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं और 4 ही हमारे संयुक्ताक्षर स्वर हैं। ये चीज आप याद रखिए, स्वर भी आपसे पूछा जा सकता है और व्यंजन भी। तो यहाँ पर देखिए श, स, स, ह, ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे क्या है भाई, ओह सॉरी, ये हमारे नहीं भाई, ये तो हमारे जो है ये 4 हमारे जो है संयुक्ताक्षर व्यंजन है। ठीक है, य, र, ल, व की बात करते हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हुए हैं। ठीक है, प, फ, भ की जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट में बताया ही है, और ये श, स, श जो है जो हमारे उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिन भी बच्चों का संयुक्ताक्षर में बी आंसर है बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लासेस मैंने कामता प्रसाद गुरु की हिंदी आपके लिए चलाई हुई है। स्पेशल लेक्चर्स मैंने आपको करवाने शुरू कर दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में कामता प्रसाद गुरु की क्लासेस है, आप उनको चेक कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, जितने भी संख्या पर आधारित क्वेश्चन है, वहां पर आपको इनकी विस्तृत इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उन चीजों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो विकारी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर विकारी पदों की बात करते हैं तो पद को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा विकारी और दूसरा है अविकारी। जब विकारी की बात आती है तो विकारी भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, और जब अविकारी की बात आती है तो अविकारी भी हमारे 4 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा 18 नंबर का जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ ये पंक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं हिंदी में, हिंदी साहित्य में। यहाँ पर हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलू, बैद मिलियो नहीं कोई। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, प्रेम दीवानी कौन थी, कृष्ण की प्रेम दीवानी किसको कहा जाता है, मीरा को कहा जाता है। तो ये पंक्तियाँ मीरा की हैं। अब ये देखिए मीरा, अष्टछाप के कवियों की अगर हम बात करते हैं,
अष्टछाप के कवियों में 8 कवियों को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्यों मीरा को नहीं दिया गया? मीरा तो जो है इतनी बड़ी कृष्ण भक्त जो है मानी जाती थी ना, तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पर ये जो है मीरा की पंक्तियां हैं। महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा का संबंध जो है छायावाद से माना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं तो यहाँ खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भाई झांसी वाली रानी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसखान, अच्छा रसखान ये भी भक्ति काल के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो पदबंध है, ठीक है, शब्द है, पद है या फिर वर्ण है। देखिए सबसे पहले किस चीज की उत्पत्ति हुई है? सबसे पहले ध्वनि की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न अगर आपसे पूछे कभी एग्जामिनर, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? मौखिक इकाई तो आपकी मौखिक ध्वनि होता। तो यहाँ सीधा पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे पहले ध्वनियां बनी है ना, फिर ध्वनियों को वर्ण का रूप दे दिया गया है। हिंदी की लिपि क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो, हिंदी की लिपि क्या है और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो वो आपकी वर्ण मानी जाएगी। मौखिक अगर पूछा जाता है तो वो कौन सी होती है? मौखिक अगर पूछा जाता है तो वो ध्वनि कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे को आता है तो देखिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। एक हरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। पर जब यहाँ पर हम किसी का नाम लिखते हैं, किसी विशेष व्यक्ति का, ठीक है, तो हमारा एक हरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। पर जब किसी के मूल कथन को, किसी की स्टेटमेंट को एज इट इज लिखना होता है तो वहां पर दोहरा जो है उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? ठीक है, सभी शब्द अनेकार्थी हैं। यहाँ पर दल अनि रिपु, कर खग खग, कर श्रद्धा और खग, ठीक है जी, कर श्रद्धा और खग, ठीक है। और यहां पर आगे दिया गया अनंत, कल और 4 है यहाँ दल गुरु पतंग। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है भाई। जिन बच्चों का 22 का सी है बिल्कुल राइट है। 1 and 4 इज अ राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर तो काल को लेकर के स्पेशल क्लास प्लेलिस्ट में है, ठीक है। 3356 मैंने इसकी एक ट्रिक बताई हुई है, 3356, ठीक है। इसके हिसाब से आपको काल जो है याद हो जाएंगे। तो प्रश्न क्या कहता है? संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य में किस काल का प्रयुक्त हुआ है? संभव है तो संभावना हुई, ठीक है। संभावना है तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल, तो बी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है जी। महाओजस्वी में कौन सी संधि का संधि क्या होगा? महोजस्वी, ठीक है। यहाँ पर देखिए महा यानी कि ह धन आ और ओजस्वी, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए महाओजस्वी की संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर महोजस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होगी, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। यहाँ पर मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कारक है। तो यहाँ मोहिनी ने चिड़ियाघर में क्या देखे? भाई पक्षी देखे। चिड़ियाघर में देखे ना, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। में कौन सा कारक होता है? देखिए कारक की बात करते हैं तो 8 प्रकार के हमारे कारक कहे जाते हैं। कारक कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के कारक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर मोहिनी ने अधिकरण में पर, तो यहाँ पर अधिकरण से में पर की बात अगर करते हैं तो अधिकरण हमेशा किस में होता है? ये एक स्पेशल क्लास मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखा। करण कारक की अगर बात करें तो कर्ण में कर्ण का कारक चिन्ह क्या होगा? देख लेते हैं भाई। कर्ता ने कर्म को
कर्ण से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि रेखांकित में आपको बताना है, रेखांकित किसको किया गया है, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पक्षी को किया गया है। तो याद रखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल आपके लिए कर दिया गया है। तो कर्ता, देखिए कर्ण से, यहाँ पर से और के द्वारा, तो इसका कारक चिन्ह हुआ। ठीक है, कर्ता कारक कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, लीजिए सारे कारक चिन्ह मैंने यहाँ लिख दिए आपको, पर यहाँ पर पक्षी को देखा। ठीक है, या फिर पक्षियों को देखा। क्या है, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षियों को देखा। तो पक्षी देखे या फिर पक्षियों को देखा, कैसे भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि संप्रदान को के लिए भी हो सकता है ना, कर्म को के लिए भी, कर्म कोर के लिए नहीं हो सकता है। देखिए, कई वाक्य, कई हमारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें जो है कई बार कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, संप्रदान को और के लिए, बिल्कुल राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे थे, में करा कर के लिए कौन सी क्रिया है? करवा कर, यानी कि करा कर। तो यहाँ मुख्य क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। स्पेशल क्लास कामता प्रसाद गुरु में आपको पढ़ा चुकी हूँ, कामता प्रसाद गुरु में विस्तृत मैंने इस टॉपिक पर चर्चा की है। तो कामता प्रसाद गुरु के हमारे टॉप 13 लेक्चर हो चुके हैं, देखिए वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लासेस वो रहने वाली हैं। मैंने कल ही बताया था या फिर परसों के लेक्चर में कि जब भी आपको करके मिलता है तो वो हमारी क्या होती हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल सिपाही चोर को पकड़ते हैं, सेम एग्जाम्पल कामता प्रसाद गुरु की बुक में आपको दिया हुआ है। तो सभी प्लेलिस्ट में कामता प्रसाद गुरु के लेक्चर्स को देखना शुरू कर दीजिए। जिनको लगता है कि हाँ हम इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, हमें नेक्स्ट पेपर की तैयारी हमें करनी है, अभी से आपको लग जाना है, तो उन क्लासेस को आप देखना आज से ही शुरू कर दीजिए। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही बहुत कम सोता है। अब ये देखिए, सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। सकर्मक क्रिया की सिर्फ एक पहचान आपको रखनी है, यहाँ पर आपका कर्ता भी होगा और कर्म भी होगा। कामता प्रसाद गुरु की बुक में मैंने ये आपको पढ़ाया था, तो ये चीज़ याद रखिए। सकर्मक की बात करते हैं, सिपाही पकड़ता है, किसको पकड़ता है? चोर को। तो सिपाही कौन हुआ? कर्ता। कर्म क्या कर रहा है? वो चोर को पकड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों का ए ऑप्शन है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित में क्या है, कौन सा है? अपादान कारक है ना, अपादान, अलगाव की स्थिति में अपादान कारक रहता है। चलिए कमेंट में आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि अगर जहाँ पर अपादान कारक आपको दिया जाता है, अपादान कारक जैसे मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, अब यहाँ मेरा घर में कौन सा कारक है? अपादान है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिर वस्तुओं में अपादान कारक होता है या फिर अस्थिर वस्तुओं में? जल्दी से कमेंट में आप ये बताइएगा मुझे, अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास नाम सही, कौन सा समास का नाम सही नहीं है ना? यथा दिया गया है तो बिल्कुल गलत है, अव्ययी भाव यहाँ पर आपका रहेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ शरणागत बिल्कुल ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं भाई यहाँ पर क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 30 की बारी आती है। तो 30 में आपको कहा गया है, निम्न में से विकल्प कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जटिल का सरल है, झुकाव का तनाव है, मिलन का वियोग है, आस्तिक का नास्तिक है। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो ये तो भाई बिल्कुल सही है ना, आस्तिक। अच्छा, आसक्ति लिखा हुआ है, ये आसक्ति बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 30 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अधोलिखित में से अभिज्ञ का विलोम शब्द आपको क्या होगा? अभिज्ञ का क्या रहेगा भाई? डी ऑप्शन रहेगा, अनभिज्ञ रहेगा। ठीक है, कर्ण रस का स्थायी भाव क्या है? तो कर्ण रस का स्थायी भाव यहाँ पर शौक है, बिल्कुल राइट है।
ठीक है जी। देखिए यही मैंने आपको एक दिन रस करवाई है, स्पेशल क्लासेस रस की मैराथन क्लासेस पढ़ी है, रस छंद अलंकार देख सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था। किलकत कान्ह घुटुरोबनी आवत, मणिमय कनक नंद में आंगन, व्यम पकरीबे धावत। ठीक है, यानी कि देखिए बस किलकत कान्हा, तो यानी कि देखिए छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं उनकी किलकारियाँ जो है गूंजती हैं ना घर में, तो ये यहाँ पर यही बताया गया है कि इस जो पंक्तियां हैं ये इनमें कौन सा रस है। ठीक है, तो इनमें आपका कौन सा रस रहेगा भाई, तो यहाँ पर आपका जो है वात्सल्य रस रहेगा। भरतमुनि ने जो है रसों की संख्या, देखिए रस की संख्या पर आधारित अनेक तरह से प्रश्न आपको आ सकते हैं। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों को माना गया है, 8 प्रकार के रसों को माना गया है। ठीक है, तो यहाँ 9 प्रकार के रसों की संख्या भी है, 11 प्रकार के रस भी माने गए हैं। तो ये किस आधार पर माने गए हैं, तो क्लासेस आप देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आपका अलंकार है, क्या कहता है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाति निरंतर, गावे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ देखिए रूपक की बात करते हैं, तो रूपक में मोस्टली मैंने एक ट्रिक बताई हुई है कि 99% जो ट्रिक आपको यूज होगी कि यहाँ पर आपको एक योजक चिन्ह मिलता है। उपमा की बात करते हैं, सा से सम समान सादृश्य मिलता है। अतिशयोक्ति की बात करते हैं, किसी भी बात का बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, तो यहाँ पर स शब्द की आवर्ती जो है एक से अधिक बार हुई है। और किसी भी वर्ण की, याद रखिए वर्ण की, तो यहाँ पर जब भी किसी वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार रहता है, अनुप्रास अलंकार। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अधिधन अक्ष आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, अज्ञेय का शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है जिसे जाना ना जा सके, सी ऑप्शन 36 का बिल्कुल राइट है। ठीक है, जिसका उपचार या हल ना हो सके, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है, तो जब जिसका उपचार या फिर इलाज नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ उत्कर्ष आपका बिल्कुल राइट रहेगा। तो अगला प्रश्न है 39, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वाची सैंधव नेत्र, आकांक्षा इच्छा अभिलाषा, विधु चंद्रमा हिमांशु, मरीचि मयूख और रश्मि, और यहाँ परस्पर पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उनमें कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए आकांक्षा का अगर आपको मानता है तो आकांक्षा इच्छा और अभिलाषा तीनों का बिल्कुल राइट आंसर हमारे सामने है। ठीक है, ठीक है जी, और यहाँ पर वाजी सैंधव नेत्र, विधु चंद्रमा हिमांशु, पर मरीचि है ना, मरीचि मयूख और रश्मि। ठीक है, तो परस्पर नहीं है यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, वाजी सैंधव और नेत्र। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका इसका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ, सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए। तो मेरे प्राण सूख गए में अक्सर वचन भी पूछ लिया जाता है, तो हमेशा बहुवचन में ये प्रयुक्त होगा, बहुत डर जाना। तो इसका आपको मुहावरे का अर्थ बताना था, बहुत डर जाना। ठीक है, अगला है यहाँ पर कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सुर सरिता, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। पीपर पात सरिसमन डोला, जल्दी से बताइए कौन सा अलंकार है यहाँ पर भाई, सरिस जब आपका आ जाता है तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका उपमा अलंकार बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से तड़ांग का आपको बताना है तद्भव शब्द, तो तालाब यहाँ पर होगा तड़ांग का। दयालु में दयाधन आलू, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, दयालु है। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है, तो तीर्थ यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है। अक्ष आ गया है, आधा स आ गया है, होलिका, तो इस कंडीशन में यहाँ पर तत्सम शब्द है, तत्सम तद्भव ट्रिक आप देख सकते हैं, क्लास आप प्लेलिस्ट में है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग को किस तरह से, स्त्रीलिंग को किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं, तो ये हार पायल पुखराज। ठीक है, पुल्लिंग जब आपसे पूछा गया कोआ खरगोश और मंडल, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है,
बिल्कुल भाई, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन। ठीक है जी। कान कतरना का अर्थ आपका क्या है, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, बहुत अधिक चालाक होना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अशुद्ध वाक्य के आपको चयन करना है, हमने बहुत आम खाए हैं, इतना तेज क्यों चल रहे हो, कितना सुंदर चित्र है यह। ठीक है, तो कितना सुंदर चित्र है यह, ये पत्र किसने लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए अशुद्ध वाक्य के चयन की अगर बात करते हैं तो अब यहाँ जो हमारा ये वाक्य दिया गया है इसमें अनेक तरह की अशुद्धियाँ पाई गई हैं। ये अशुद्धियाँ जो हैं अनेक तरह से आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कुछ तो यहाँ हाँ, कितना, इतना, है ना, तो ये इस तरह के जो वाक्य हैं विस्मयादि बोधक हो सकते हैं। बट ये पत्र किसने लिखा है, अगर ये किसने यहाँ आ जाता, किसने ये पत्र लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपका प्रश्नवाचक यहाँ बिल्कुल राइट रहता। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन यहाँ अशुद्ध है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ आपके राइट हैं। ठीक है जी। शीर्षक को चयन करते हुए अनुच्छेद में निहित भाव और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन आपको करना है। तो शीर्षक के चयन करते समय अनुच्छेद के में निहित भावों, शीर्षक के चयन के समय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शीर्षक के चयन के समय की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट यहाँ पर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पर तत्सम यानी कि समान है, किसमें, संस्कृत में, यानी कि जो संस्कृत के समान शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम कहलाते हैं। और गृहिणी यहाँ पर आपका तत्सम शब्द है। तो मुझे हिंदी का ही आपका पेपर करवाना था, हिंदी के 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। आई होप आपको कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी देखिए वीडियो के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण यानी कि जर्नल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आपके जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको आए थे। मोस्टली एग्जाम आपका यही पैटर्न रहता है, यही आपके क्वेश्चंस रहते हैं इसी तरह के। ठीक है, और आगे कुछ क्वेश्चंस आपको जो है भाई करंट अफेयर्स के भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका था आज का, मुझे हिंदी एनालिसिस आपका कराना था। आई होप आपको सही लगा होगा, समझ में भी आया होगा। बाकी मैंने आपको ये सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में हैं, आप उन क्लासेस को चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स अगर आपका है तो वो आप अपना डाउट जो है सॉल्व कर सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। मुझे हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ आपको, स्पेशली मैंने आपके लिए क्लासेस चलाई हैं, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। 0 लेवल से क्लासेस की बात करूँ तो हमने NCERT को स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, तो बिल्कुल आप उन क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, ठीक है, अगर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम आपको रहती है तो उन क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री, आपके लिए कंटेंट है, कोई भी आपको जो है पे आपको नहीं करना है। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आपके सेकंड शिफ्ट के सेकंड एग्ज़ाम में, यानी कि आपका जो दूसरा पेपर था उसका भी जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ।